अनुराग भदौरिया, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक आंकड़ा दिया गया है, यहां पर उन्होंने छोटे जोत के किसानों का जिक्र किया। ये कहा कि 10 में से 8 किसान तो छोटे जोत वाले हैं और उनको मजबूत करने का काम हमारी सरकार की ओर से किया जा रहा है। खासतौर से यूपी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोरोना के समय देश के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। इनमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को किए हैं। तो सरकार गिना भी तो रही है आंकड़ों के साथ कि उसने क्या किया है किसानों के लिए। तो मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी मंच से कहेंगे, क्यों भाई किसान बंधु आपकी इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई, तो उधर से आवाज आती है हाँ मेरी दुगनी इनकम हो गई। उस पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसके मतलब आप किसान की इनकम दुगनी नहीं करना चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है किसान को आपको सब्सिडी पे जिताना है, मैंने किसी तरह से जिंदा रहो, इनकम दुगनी हम आपकी नहीं होने देंगे। यही तो हुआ ना इसका मतलब, भाई यही तो वादे किए थे। दूसरा, पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा देशवासी, ये पूरा देश हमारी जान है, पूरा देश हमारी जान है। यहाँ पे रहने वाला हर भारतीय हमारा भाई है, और हर भाई ये जिसको आप भाईजान बोल लीजिए, हर भाई मिलके इस भारतीय जनता पार्टी को 2022 की सरकार को उत्तर प्रदेश मतलब में उन्होंने कहा बजान इधर से आए चचा जान, अब आपका आ गया भाईजान। चचा जान पर भी कुछ बोलिए अनुराग भदौरिया। असदुद्दीन वैसे क्या बीजेपी के चचा जान है? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। आप चिल्लाइए मत, मेरी बात सुन। अरे चिल्लाने नहीं, सवाल पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। सुन तो लीजिए। पूरा देश मेरी जान, उसको हम अपनी जान समझते हैं। पूरे देश को, पूरे देश को अपनी जान समझते हैं। यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति जो जिस देश में रहता है मेरा भाई है। और ये सब भाई मिलके इस सरकार को, जो जालिम सरकार है, जो यहाँ पे जनता के लिए नहीं बनी है, जो जाति धर्म की राजनीति की बनी है, उसको हटा देगी। क्योंकि इन्होंने कभी भी बात नहीं की कोविड में जिनकी मौतें हुई हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करते। जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वहां से 100 किलोमीटर दूर पे बच्चों की मौतें हुई हैं, 100 बच्चों की मौतें हुई, उसके बारे में बात नहीं। माँ की गोद सूनी होगी उसके बारे में चर्चा नहीं। यहाँ पे लोगों के घर गए उसके बारे में चर्चा नहीं। महिलाओं का चीरहरण हुआ उसके बारे में चर्चा नहीं। आखिर चर्चा किसके बारे में? किसान की इनकम दोगुनी करने की बात थी, किसान की चिंता नहीं। किसान लगातार धरने पे, उसकी मौतें हो रही, कोई चिंता नहीं। हम किसानों की बात नहीं करेंगे। क्या किसान अगर अपने हक की बात करेगा तो कहेंगे राजनीति कर रहा है। अरे किसान तो इस देश का है भाई, इस गांव में रहता है। अरे वो बोल तो रहे हैं 80% किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं योजना। इसका जवाब मैं लूंगी वीरपाल सिंह जी, अब आपको सीधे इस चर्चा में शामिल करते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। सरकार के पास क्या जवाब है इसका? किसानों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद अपनी बातें कही अलीगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद किसानों का धरना, उनका प्रदर्शन लगातार जारी। ठीक है अनुराग, एक बार सुनिए वीरपाल सिंह जी को भी। वीरपाल सिंह जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे देश में अभय दुबे जी की आंकड़े को मैं सही कर दूं, 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, जो 2 हेक्टेयर से, ये एकड़ बोलते हैं, मैं हेक्टेयर बोल रहा हूँ, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते हैं। और उसमें से लगभग 70% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं, जिनके पास कोई भी एग्रीकल्चर का साधन जैसे हल है, बैल है, बुग्गी है, जोटा है, या इस तरह के इम्प्लीमेंट जो चाहिए खेती करने में उनके पास नहीं रहे। इवन उसमें से आधे % ऐसे भी हैं जो किसान मुश्किल से हैंड टू माउथ भी नहीं रहे, मतलब नीचे चले गए, वो कर्जे में दबे पड़े हैं। लेकिन उनके पास जो भी थोड़ा बहुत फार्म प्रोड्यूस बचता है वो 10, 15, 20 किलोमीटर तक ले जाने में असमर्थ है। इसलिए जो कृषि के 3 कानून लेकर के सरकार आई है, उनमें छोटे किसानों का खास कर फायदा है, जो वो अपने प्रोड्यूस को अपने घर पर, अपने खेत पर, अपने खेत से 10 किलोमीटर दूर उस अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। वो डे टू डे अपने प्रोड्यूस को सही, यहाँ तक कि तो जो किसान धरना दे रहे हैं उनको समझा पाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है वीरपाल सिंह जी? ये भी तो बड़ा सवाल है युद्धवीर जी। उनको भी सुनो नेताजी जी, बहुत थोड़े से किसान हैं, ये अपने आपके चैनल पर बहुत लोग बैठे हैं, ये कोई भी प्रॉपर आंकड़े नहीं दे रहे, सिवाय सारे नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोई अब्बा जान कह रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है। मैं आ रही हूँ, एक बार युद्धवीर जी को शामिल कराते हुए। भारतीय किसान यूनियन से हैं वो। युद्धवीर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है वीरपाल जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बहुत मुट्ठी भर किसान बैठे हुए धरना देने के लिए, बाकी किसान तो खुश है, अपने अपने घरों में हैं। और एक और सवाल युद्धवीर जी, जब अल्लाह अकबर, हर हर महादेव इस तरह के नारे लगेंगे और बाद में फिर असदुद्दीन ओवैसी को भी किसान आंदोलन के बीच में खींच कर लेकर आया जाएगा, तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे कि आप भी हिंदू मुसलमान की अब राजनीति में क्या कूद पड़े हैं? क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल अब तक निभाता रहा है, खासतौर से पश्चिमी यूपी की सियासत में।
अब आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 2014, 19 और 17 की तरह जो जाट हैं वो फिर से बीजेपी के पक्ष में चले जाएं, उनको एकजुट करने के लिए अब मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव कहा जा रहा है और वैसे पर निशाना साधा जा रहा है। क्या इसमें भी हिंदू मुसलमान अब किसान भी करने लगे हैं आंदोलन जो कर रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं, ये इस क्षेत्र में कोई ये नारा नया नहीं है। 1857 की क्रांति में आप जाएं, जब 1857 में मेरठ से लोग चले थे तो इसी नारे के साथ चले थे। ये नारा हमेशा समाज में एक अपना एकता का, भाईचारे का और इकट्ठा मिलके किसी भी इश्यू को लेके जब वो कार्य करते हैं तो ये नारा लगता है। ये नारा आज नहीं लगा है, देश 47 में आजाद हुआ। 1857 का इतिहास पढ़े हैं, स्पष्ट हो जाएगा। इस नारे का जो उभर के आया था उस टाइम पे ये, और रिकॉर्डेड है, ये नारा उस टाइम पे लगा था। तो ये बेकार में कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। इस नारे से क्या हो गया? अगर मुस्लिम और हिंदू मिलके एक दूसरे का नारा लगा रहे हैं तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ क्या है? क्या दर्द है इसमें? कौन सी राजनीति इसमें हो गई? क्योंकि उसके टूटने से ही जो पार्टियां वहां पर मजबूत रही उनको नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया। जाट देखिए, बेसिक राजनीति में कोई दुखद घटना समाज में घटती है, ऐसा दो भाई लड़ते रहते हैं, कोई झगड़ा हुआ, उसका लाभ उठाया कि ये जो आरपी सिंह जी की पार्टी जो सत्ता में आई 2014 में, कहीं ना कहीं उस एकता का जो को तोड़ के, आग दे के, हवा दे के उसमें, और इन लोगों ने देश की सत्ता हासिल की, पॉलिटिकल लाभ उठाने का प्रयास किया। अब कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है अगर ये दोबारा से वो जो 2013 में जो भाईचारा टूटा था, दोबारा से ये इकट्ठा समाज हो गया तो तुमको कहीं ना अगले आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से ये लोग चीख रहे हैं। हमारा एजेंडा ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे जाते हैं, ना किसी को अपना मंच शेयर करने नहीं, जब आप बीजेपी को हराने की बात करेंगे तो आखिर किसको जिताना चाहते हैं आप लोग? ये पलटकर सवाल तो पूछा जाएगा ना, जब मुजफ्फरनगर जैसे बड़े मंच से बीजेपी को हराने का हुंकार आप लोग लगा रहे हैं तो किसको जिताना चाहते हैं? खोलकर बताइए ना, अगर खोलकर राजनीति के पिच पर आप लोग खेल ही रहे हैं तो। आप मैं सुन लीजिए, आप 9 महीने से हम 26 नवंबर से बैठे हैं, हमने एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, बारिश झेली है। बीजेपी ने हमको बैठा रखा है 9 महीने से। आप एक दिन किसी सज्जन आदमी को उस सड़क पे बैठा के दिखा दो, अगर कोई 24 घंटे इन लोगों में से गुजार दे तो हम उसकी गुलामी करेंगे। हम 9 महीने से बैठे हैं, हम अपने ग्रीवेंसेस को लेके आए थे, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। हम दिल्ली के लिए आए थे चल के, हमको बॉर्डर पे रोका गया, डंडे के जोर पे हमको वहां बैठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर किया उसमें भी ये स्पष्ट उन्होंने लिखा कि किसान अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं है, सरकार ने उसको रोक के रखा। तो ये फिर क्यों चीख रहे हैं कि बॉर्डर घेर लिया? अरे आपने बैठा रखा है, आप बॉर्डर से हटा दो फोर्स को, हम आ जाएंगे रामलीला मैदान में।